21वीं सदी के भारत में हम सबका स्वागत है। आज हम सब एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब चारों तरफ उद्योग की बात हो रही है, व्यवसाय की बात हो रही है। क्या आप में भी एक एंटरप्रेन्योर है? क्या आप ही एंटरप्रेन्योर है? इस चीज पे चर्चा करने के लिए आज का संवाद है और हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं दो ऐसे वक्ता जिन्होंने स्टार्टअप्स को राह दिखाया है, स्टार्टअप्स के लिए मार्गदर्शन और एक प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने कई स्टार्टअप्स कोई बुनियाद के लिए काम किया है। हमारी पहली वक्ता डॉक्टर नीता गहलोत मैम, हेड ऑफ डिवीजन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, जिन्होंने अपने नाम 600 से अधिक पेटेंट फाइल किया है और जिसमें से 63 इंटरनेशनल है। इन्होंने अपना नाम टॉप 10 इनोवेटर्स में भी दाखिल किया है। बढ़ते हैं हमारे अगले वक्ता की ओर, डॉक्टर राजेश सिंह सर, जो कि डिवीजन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर हैं। इन्होंने अपने नाम 500 से अधिक आईपीआर को दाखिल किया है। इनके छत्र छाया में कई बच्चों ने अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। इन्हें रिसर्च एंड इनोवेशन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सम्मान भी प्रदान हुआ है। तो आज का ये संवाद सिर्फ व्यवसाय के लिए नहीं, एक सोच के लिए है, एक व्यवसायिक सोच के लिए जो इस देश को बदलेगा, इस देश के भविष्य को तय करेगा। तो हम अपने पहले चरण की ओर प्रस्थान करते हैं और मेरा पहला प्रश्न है डॉक्टर अनीता मैम से कि मैम, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप कैसे साथ में काम करते हैं और कैसे समाज कल्याण या डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है? जी, सबसे पहले हमें ये समझना है कि इनोवेशन है क्या। देखिए, कोई भी नई सोच, नया विचार जो आपके काम को करने को ईज़ करे, उसको हम इनोवेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ। जैसे हमें एक कागज़ की गड्डी को इकट्ठा करना है, तो शुरू में जैसे हम देखेंगे स्टेपलर, जब हम स्टेपल करते हैं तो उसमें होल्स हो जाते हैं, है ना। तो जैसे कई जगह ऐसी ज़रूरत होती है कि वहाँ पे कोई भी उसमें होल नहीं होना चाहिए या डॉक्यूमेंट प्रॉपर रहना चाहिए। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए एक इनोवेशन हुई, क्या? क्लिप क्लिप पेपर क्लिप हुआ, जिससे कि आप लगाते हैं और पेपर में कहीं कोई निशान नहीं आता और वो एक बंडल में भी आपको एक प्रॉपरली मिल जाते हैं। तो एक बहुत छोटा सा एग्जांपल, ये एक इनोवेशन है जिसमें प्रॉब्लम को देखकर उसके प्रति सोल्यूशन को प्रोवाइड करने का एक जज्बा किसी के दिमाग में आया और उसने उसको बनाया। तो इसी तरीके से कोई भी नई सोच जो आपके काम को आसान करे या आपके काम को ऑटोमेट करे, उसको हम इनोवेशन की कैटेगरी में डाल सकते हैं। अब रही एंटरप्रेन्योरशिप की बात, कोई भी अब नई सोच आई है, आपने उसको डेवलप किया, उसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लेकर आने की कोशिश की। जब आइडिया से प्रोडक्ट फॉर्म में जाते हैं तो उसका नेक्स्ट स्टेज होता है मार्केट। तो अगर आप उसको मार्केट कर पा रहे हैं, उसको सेल आउट कर पा रहे हैं, तो उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप की कैटेगरी में डालते हैं। तो बेसिकली इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप मार्केट सर्वे करके उसका ये आइडिया नहीं निकालेंगे कि इसमें कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तब तक आप इनोवेशन को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। तो दोनों आपस में इंटर रिलेट हैं। बेसिकली आज के वक्त को देखते हुए ज़्यादा इंटर रिलेट हैं। तो इन दोनों के को पैरेलल में ही मुझे लगता है लेकर चलना होगा हमें। थैंक यू मैम। तो हम समझ सकते हैं कि जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढना, ठीक वैसे ही छोटे छोटे समस्याओं को समाधान ढूंढना भी एक एंटरप्रेन्योरशिप है। उसके बारे में एक समाधान निकालना कि कैसे उस चीज़ को ठीक किया जा सकता है, उसे इनोवेशन कहते हैं। अब हम अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक छात्र कैसे इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में पहला कदम रख सकता है। ये प्रश्न मेरा डॉक्टर राजेश सिंह सर से है। सर, एक स्टूडेंट, एक छात्र कैसे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मोटिवेट हो सकता है, फर्स्ट स्टेप ले सकता है? जी जी जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले हम लोग जो भी सोसाइटियल प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। और ये कौन कौन हमें प्रेरित करेगा इसके लिए? हमारा टीचर हो सकता है, हमारे प्रीमिसेस में सीनियर लोग हों, वो इस तरीके का कोई सिस्टम या कोई हैकाथॉन या किसी जरिए से बच्चों से इंटरेक्शन करें और उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए बताए कि आप एक जनरल, लोकल या जो भी प्रॉब्लम आप देख रहे हैं आसपास, उनके सॉल्यूशंस के लिए आप आएँ। तो सॉल्यूशन जब प्रॉब्लम मिल गई और प्रॉब्लम को हमने ठीक से पूरा रिसर्च, जो भी आपको स्ट्रैटेजी होती है, गूगल पेटेंट से सर्च करके उस टाइप के प्रॉब्लम को बेहतर गैप निकाल कर उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आपने बना लिया। जब आपने वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना लिया तो बनाने के बाद आप सॉल्यूशन बनाने डायरेक्ट चलें, उससे पहले थोड़ा सा आप या आपकी टीम
क्योंकि मुझे लगता है कि स्कूल्स में या यूनिवर्सिटीज़ में मोस्ट ऑफ बच्चे टीम में ही स्टार्टिंग में काम स्टार्ट करते हैं कि 2 लोगों ने ग्रुप बनाया, 3 लोगों ने ग्रुप बनाया। तो एक तो टीम ट्रांसडिसिप्लिनरी हो तो ज़्यादा अच्छा है कि एक बिजनेस का बच्चा हो, एक अगर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोडिंग की हेल्प है तो एक कंप्यूटर साइंस का हो, और प्रॉब्लम है लॉ की तो एक लॉ का हो, क्योंकि लॉ का बंदा ही जान पाएगा अपनी प्रॉब्लम को, और सॉल्यूशन कोडिंग वाला कोडिंग कर रहा है, लेकिन प्रेजेंटेशन और बिजनेस को एनालाइज करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत है टीम में। तो सबसे पहले तो ट्रांसडिसिप्लिनरी टीम को आप क्रिएट कर लें। तो जब बिजनेस पर्सपेक्टिव से पैरेलल में अगर एक बंदा प्रॉब्लम कर रहा है, सॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो एक कैंडिडेट उसमें से बिजनेस की तरफ जाए और वो ये देखे कि मार्केट सेगमेंट कैसा है, कितना बड़ा मार्केट है, और उस मार्केट को एनालाइज करने के लिए ऑलरेडी बिजनेस कैनवस टूल बने हुए हैं। बहुत सारी कंपनीज अभी लॉन्च करती है इस तरीके का कि हमें क्या क्या जानना चाहिए जब हम एक बिजनेस की तरफ या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ या इनोवेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसमें फिर हम इस प्रोसेस से हम टैम सैम सोम एनालिसिस को करें और जानने की कोशिश करें कि लोअर कितना मार्केट है मेरा। अगर आपका मार्केट साइज, फॉर्मूले हैं वो मैथ्स है बेसिकली, तो अगर वो है आपको लग रहा है कि ठीक है आपका टारगेट ऑडियंस अच्छा आ रहा है क्वांटिटी में, तो फिर आप उस इनोवेशन को उस वे से रिजॉल्व करें। अदरवाइज क्या होगा कि आपने तभी आप जो मैं देखता हूँ कि 1000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 100 लोग सेलेक्ट हुए, और 100 में से वो कंपटीशन ख़त्म हुआ तो लास्ट में 4 ही लोग उस आइडिया को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए बचे। तो मुझे लगता है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने प्रॉब्लम सॉल्यूशन ढूंढा लेकिन उस सॉल्यूशन का मार्केट ऑडियंस नहीं देखा, और हम वहीं पर हमने उसको या तो ड्रॉप आउट कर दिया ड्यू टू रिसोर्सेज, बहुत सारे चीज़ें हो सकती हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इनोवेशन की तरफ बढ़ें तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट और मार्केट का थोड़ा आइडिया ज़रूर लेकर चलें, अदरवाइज आपकी इनोवेशन फिर प्रोटोटाइप और कंपटीशन तक, अवार्ड तक ही सीमित हो जाएगी। थैंक यू सर। जैसा हम समझ सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए फिजिबिलिटी रिसर्च करना, बिजनेस एनालिसिस करना कितना बेहद ज़रूरी है। ठीक वैसे ही अगर आप दूरदर्शन या दूरदर्शक ना हो, आप दूर की ना सोच रहे हो, आप प्रोटोटाइप में ही अटक रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर ये बर्डन टाइप का रहता है कि आप कैसे उस चीज़ को टैकल करोगे। तो इसी को लेके हमारा अगला सवाल है कि सर, एंटरप्रेन्योरशिप या किसी भी इनोवेशन को लेके एक जर्नी होता है, तो उसमें जो छात्र या कोई भी व्यक्ति है तो बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और उन चुनौतियों को सामने करने के लिए कुछ स्किल सेट चाहिए। तो प्रश्न ये है कि सर, वो चुनौतियों को टैकल कैसे करे हो, या कुछ ऐसे स्किल सेट जो हर एक एंटरप्रेन्योर या जो व्यक्ति इनोवेशन के फील्ड में है जिसे डेवलप करना चाहिए या सीखना चाहिए। जी देखो, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वैसे तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अभी काफ़ी चेंजेस किए हैं, और स्कूल लेवल से ही हम कह रहे हैं कि अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो अगर आपका हॉबी म्यूजिक पढ़ने की है, पीसीएम के साथ और म्यूजिक पढ़ें। आपको स्किल कोर्सेज भी आपके रन हों, स्किल कोर्सेज भी बच्चा पढ़े। ऐसा नहीं है कि मैं आर्ट साइड से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमने देखा है कम्युनिटी में आर्ट, साइंस और कॉमर्स को लेकर हमेशा है कि बच्चा अच्छा नहीं होगा तो तब वो आर्ट लेकर गया, मतलब एक मिथ्या है माइंड में, ऐसा नहीं है। तो अभी अगर मुझे लगता है मैं आर्ट साइड से पढ़ रहा हूँ और मैं 9th स्टैंडर्ड में आईसीएससी बोर्ड में मुझे मैथ्स नहीं मिल रही है, मुझे आर्ट्स मिल रही है, तो अब पॉलिसी ये कहती है कि अगर वो मैथ्स पढ़ना चाह रहा है, म्यूजिक पढ़ना चाह रहा है, कोई कौशल कोर्स ज्वाइन करना चाह रहा है तो वो करे। गवर्नमेंट इज़ नाउ फ्री। तो ये पॉलिसी से हमारा क्या हो रहा है, बेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर इनोवेशन की तरफ जाना है तो मुझे लगता है बचपन से ही बच्चे को 3 चीज़ों पर हमें ज़्यादा फोकस रखना चाहिए। वो 3 चीज़ें क्या हैं? आपकी एक लिसनिंग कैपेबिलिटी शुड बी गुड, और ये हमारे अभी की जनरेशन में बहुत बहुत ही कम लोगों में है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग, ये 3 स्किल अगर किसी भी पर्सन में है, तीनों और रेशो में बराबर बराबर है, तो वो फिर एक बेहतरीन पर्सन या बेहतरीन एंटरप्रेन्योर बन सकता है। अब मैं सिर्फ बोलता बोलता हूँ और मैं फीडबैक एब्जॉर्व करने के लिए लिसनिंग कैपेबिलिटी इज़ वेरी लेस इन मी, तो वो मेरे लिए आगे प्रॉब्लम होगा। तो हमें, मुझे लगता है क्लासरूम में जो भी हम पढ़ रहे हैं तो हमें सोशल में एक तो समाज की महत्वता को समझाना है बच्चे को कि क्या है हमारा एंशिएंट, हमें पता होना चाहिए। प्लस हमारे टीचर्स, अगर वेस्ट मैनेजमेंट कोई टॉपिक चल रहा है तो वो पॉसिबल
जितने भी इनोवेशन वेस्ट में आज तक हुए हैं उन रेवोल्यूशंस को बच्चों के साथ डिस्कस किया जाए, जिससे कि बच्चों को ये पहले पता चल जाए कि इतना काम हो रखा है और आगे कितना होना है। तो बस ये 3 कैपेबिलिटी आप करें और बच्चा और जो उसके साथ मुझे लगता है कि इसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़े और धीरे धीरे जो है अगर वो पेशेंस रखेगा, उसके अंदर वही जिज्ञासा वाली बात आ गई कि जिज्ञासा अगर है, क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ के लिए, तो वो अडॉप्ट करते हुए वो आगे बढ़ सकता है। थैंक यू सर। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि धैर्य, जिज्ञासा वही है जो हमें कर्तव्य पथ में चलने के लिए हिम्मत देती है, और किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए पेशेंस एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है जिसे पार करना पड़ता है। इसी के साथ हम अपने अगले चरण, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अनीता मैम, हमारा सवाल ये है कि छात्रों के लिए बाजार में अपने उत्पाद की पहचान कैसे बनाएं? जैसे एक पेशेंस टेस्ट होता है कि लोग अपने एनालिसिस के टाइम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है, प्रोटोटाइप स्टेज सक्सेस नहीं कर पा रहा है। ठीक वैसे ही कैसे सुनिश्चित करें कि ये सही लोगों तक पहुंचे और सही मार्केट हो उस प्रोडक्ट का या प्रोटोटाइप का? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है आज का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टअप करते हैं कोई प्रोडक्ट बना के, और उसके बाद जैसे आपने मुझे बोला ना अभी कि मार्केट में उसके बाद एनालिसिस कर रहे हैं, यही पर वो गलती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अगर देखो प्रोटोटाइपिंग तक ठीक है, लेकिन अगर आप असल में बहुत जिज्ञासु हैं उसको मार्केट तक ले जाने के लिए, तो सबसे पहले प्रोडक्ट बनाने से भी पहले आपको मार्केट सर्वे करना ही है। जैसे राजेश सर ने भी बहुत अच्छे से समझाया कि सबसे पहले हमें अपना पॉपुलेशन एरिया चेक करना है कि जो प्रोडक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ या बेचना चाह रहा हूँ उसका मार्केट क्या है, मेरा टारगेट ऑडियंस क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉस्मेटिक बनाना चाहते हैं, है ना, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, ये जनरली बोला जाता है कि फीमेल्स के लिए मोस्टली कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन आजकल अगर आप ऐड देखेंगे तो कितने प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए हैं मार्केट में जो वो मेल ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं। तो मतलब वो इनोवेशन ही आप एक कंपोनेंट उसमें कह सकते हैं कि माइंडसेट भी डाइवर्ट करना, कि जो पहले फिक्स मार्केट है या तो आप उसी में ही अपना गैप ढूंढें कि ये जो मेरा फिक्स मार्केट है मैं उसी में ही कैसे इंट्रोड्यूस करूँ अपना प्रोडक्ट, या अपना मार्केट जनरेट भी करें। तो दोनों तरीके की इनोवेशंस को आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर फूड प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम सबको पता है कि आजकल सारे वर्ल्ड में हम हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड की बात कर रहे हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि अनहेल्दी फूड ना खाए बच्चा या बड़े भी ना खाएं। तो आजकल जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है मोरिंगा। आजकल मोरिंगा प्रोडक्ट्स कितने ज़्यादा मार्केट में इंट्रोड्यूस हो गए हैं, मोरिंगा ड्रिंक्स आ गए हैं, मोरिंगा पाउडर आ गया है। तो मोरिंगा ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। ड्रम स्टिक्स, वो हम सांबर में कितने वर्षों से हमारी ट्रेडिशन है सांबर में ड्रम स्टिक्स डालने का, वो खा रहे हैं। लेकिन ये चीज़ पहचानना कि ये ड्रम स्टिक्स जो हैं, जो मोरिंगा है, उसको हम कॉस्मेटिक में कैसे इंट्रोड्यूस करें, या फिर उसी चीज़ को हम अदर वे कैसे इंट्रोड्यूस करें जिससे कि सिर्फ ना खाने के लिए बल्कि उसको लगाने के लिए भी यूज़ करें। तो बेसिकली आपको दोनों तरीके से पहचान करनी है, एग्जिस्टिंग मार्केट को इंट्रोड्यूस करना है, उसमें पहचान बनानी है, या नई मार्केट डेवलप करनी है। तो ये दोनों चीज़ों में मुझे लगता है आपको काम करना पड़ेगा।